सर एक और चैप्टर हिस्ट्री का है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल थोड़ा इमेज ऐड करके लाया हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा सो दैट, क्योंकि आप इमेज भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे एमसीक्यू, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है सरकार। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड, चैप्टर 5 है, हिस्ट्री का है। तो इसमें लिखा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको पता है पहले के टाइम पे पहले तो लोग लिखते नहीं थे, बहुत सालों बाद लिखते थे, तो पन्नों पे लिखते, पत्थरों पे लिखते थे। फिर धीरे धीरे जो प्रिंटिंग का, फिर धीरे धीरे लिखने पढ़ने का ट्रेंड चला, फिर लोग हाथ से लिख लिख के रखते थे। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, प्रिंट होने लगे, न्यूज़पेपर प्रिंट होने लग गए, ढेर सारा सामान प्रिंटिंग मटीरियल का आ गया। कहाँ से कहाँ तक हम लोग आ गए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही चलता रहता है सरकार। अब प्रिंट भी शायद पीछे छूट जाए, है ना, क्योंकि हर किसी के पास टैबलेट एंड फोन है। दे विल रीड देयर न्यूज़पेपर इन द टैबलेट और फोन। तो प्रिंटिंग की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम प्रिंट करते हैं तो पेड़ों की कटाई करते हैं, तो पेड़ भी बच जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। नाउ चैप्टर का नाम उन्होंने ये कहा हुआ है प्रिंट कल्चर। तो प्रिंट का जो कल्चर था वो कैसे डेवलप हुआ हम ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे थोड़ा सा कि एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और आज की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। प्रिंटिंग की दुनिया में, आज की दुनिया में क्या हुआ और प्रिंटिंग कल्चर कैसे डेवलप हुआ है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट दीजिए, सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में मैं ये सेट कर दूंगा। बोलो तारा रारा। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, सिर्फ 5 रुपए का। सर आप लोग इस सवाल को बड़े मोहब्बत से देखिए। आई होप इट्स विजिबल टू यू। हाँ करेक्ट है। तो अगर ये आपको दिख रहा है तो मैं जस्ट आई विल चेक इट आउट इन द कैमरा, ताकि आपको पता चल जाए। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ सर एकदम मस्त से दिख रहा है। ठीक है, जरा इसका आंसर आप लोग होमवर्क की तरह करके मुझे कमेंट में टाइप करेंगे, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं। सर अगला सवाल मैं अभी इसका आंसर मैं बता दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है सर, मैं लास्ट क्वेश्चन से शुरू कर देता हूं ताकि आपको और मजा आएगा। ठीक है, लास्ट पे मैं आ जाऊंगा। इधर देख लिए एक सेकंड के लिए। अगला सवाल ये रहा, कहता है When did the export of Indian yarn to China decline? आपको पता है इंडियन से, देखिए ये रहा यार्न की फोटो, ये रहा यार्न की फोटो, यार्न की फोटो, ये रहा सरकार। ऐसे कुछ धागे हुआ करते थे। आपको पता है यहाँ से इंडिया, मतलब इंडिया से चाइना में ये हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करते थे। बट वो कहता है ऐसा कौन सा ईयर था जब जी यार्न जो हुआ करते थे, ऐसे धागे जो हुआ करते थे, इसका एक्सपोर्ट कहाँ से, इंडिया से कहाँ को जाता था सर? इंडिया से निकला चाइना को जाता था। तो कौन से ईयर में ये जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट मतलब माल बाहर जाना, ये एक्सपोर्ट था कौन से ईयर में घट गया था, ये पूछा हुआ है उसने। द ऑप्शंस आर 1906, 1910, 1915, 1902। आपको याद है ना सर वो लम्हे, वो बातें? आपको पता है एक बार इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई थी सर, याद है? इंडिया और चाइना की लड़ाई में, है ना, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। ये बातें याद है ना? चाइनीज वालों ने हमारे साथ धोखा किया था। उन्होंने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और बाद में उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो सर वो कौन सा ईयर था? वही ये ईयर था जिस वक्त हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। वो ईयर और कुछ नहीं था सर, वो ईयर है 1906। 1906 का ही एक ईयर था जिस ईयर में इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई होने के बाद जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, जो चाइना को जाता था, वो कम हो गया था। ठीक है सरकार, ये बात याद रखिए। ये कोई और साल नहीं था, वो वही साल था जिस साल में लड़ाई हुई थी, वो ईयर था 1906। याद रखेंगे सर। अगला सवाल ये रहा आपके। कितना सर? बोलिए एक बार बोलिए, आपको कसम है माता रानी की, बोलिए 1906। 1906 से। अगला सवाल ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाउ सी, देखिए जरा। बाय द लेट 19th सेंचुरी व्हाई डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर प्रिंट कैलेंडर फॉर द एडवर्टीजमेंट? आपको पता है ना सरकार, आजकल सबसे मस्त तरीका चलता है, आपको अपना माल सबको बताना है कि आप कोई वो चलाते हैं या कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। आपने भी देखा था अभी ना दिल्ली में एमसीडी में इलेक्शन होने वाले थे, और क्या किया इन नेताओं ने मस्त कैलेंडर छपवा दिया। आई थिंक नवंबर में था ना इलेक्शन, तो उन्होंने कैलेंडर छपवा के घर घर भिजवा दिया। उनको आपसे कोई दया नहीं है, आपको कैलेंडर देना नहीं चाहते थे। उन्होंने पता क्या किया,
कैलेंडर के नीचे अपनी मस्त फोटो लगा दी, अपनी पार्टी की फोटो लगा दी और वो कैलेंडर घर घर दे दिया। अब क्यों? लोग कैलेंडर के नाते उस चीज को रख लेंगे, उन्हें लगेगा कि ये कैलेंडर मेरे काम में आएगा, और कैलेंडर देखने के बहाने उस आदमी की फोटो भी देखेंगे और उसकी पार्टी का सिंबल भी देखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उस आदमी ने घर घर तक अपने आप को और अपनी पार्टी को पहुंचा दिया। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना, कि अपनी बात तो पहुंचाओ लोगों की, वो चीजें दे दो जो लोगों के काम की भी हो, और अब उसके नीचे अपना पंचायत भी लिख दो, हम फलाना हम ढिमकाना है, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। करता कोई कुछ नहीं है। ठीक है सरकार, तो इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट करना। अक्सर लोग लिख देते हैं नो पार्किंग का बोर्ड और नीचे अपना डाल देते हैं, तो लोग अपने गेट के सामने लगा के रखते हैं, तो जितने लोग आने जाने वाले होते हैं गेट में देख लेते हैं। नो पार्किंग तो कोई पढ़ता भी नहीं होगा, नीचे जो लिखा वो जरूर पढ़ लेता है। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो वो कहता है कि जब 19th सेंचुरी हुई थी, 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने प्रिंट किया, क्या कैलेंडर प्रिंट करने लगे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। जो ब्रिटिश लोग थे वो कैलेंडर प्रिंट करने लगे एडवर्टीजमेंट के लिए। क्यों? द कारण इज, देखो, इंडियन पीपल वर fond of using calendar in their houses। वो इंडिया के जो लोग थे एकदम पागल हुआ करते थे कैलेंडर को यूज करने के लिए, इसलिए छापा उन्होंने। सेकंड, अनलाइक द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कैलेंडर्स आर यूज्ड even by the people who did not know how to read and write। next है, it was the cheaper advertisement good through the calendar। कहता कैलेंडर को प्रिंट करना चीप हुआ करता था, इसलिए अंग्रेज लोगों ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करने लग गए थे कैलेंडर के अंदर। क्या ये चीपर था? अगला है, it used to add beauty to the room। वो इसलिए कैलेंडर प्रिंट करवाते थे कि रूम में लगाएंगे तो रूम ज्यादा अच्छा दिखने लग जाएगा। याद रख लीजिए, अगर कोई भी अपना माल बेच रहा है तो वो आपकी फर्क नहीं, आपके फायदे की कभी सोचेगा नहीं। तो ये बात सत्य है। तो ये कभी भी ब्रिटिश लोग ये थोड़ी ना सोचेंगे कि इंडियन को कैलेंडर प्रिंट करके दे दो ताकि उनके घर की शोभा बढ़ जाए। अरे उनके हमारे घर से क्या लेना देना भाईजान, हमें क्या लेना देना। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इट यूज टू एड अ ब्यूटी ऑफ द रूम, ये इनकरेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन सिर्फ यही होगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बिजनेस मैन हूं, मैं चाहता हूं जो मेरा बिजनेस हो घर घर पहुंचे ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो मोटा हो, नर हो नारी हो, कोई भी हो, मैं चाहता हूं मेरा धंधा हर घर तक पहुंच जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो उस वक्त वो लोग कैलेंडर सिर्फ इसीलिए पहुंचा रहे थे, छाप रहे थे, क्योंकि अनलाइक द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन। देखो, न्यूज़पेपर और मैगजीन उस समय सिर्फ वही लोग लेते थे जो पढ़े लिखे थे, लेकिन कैलेंडर वो भी बंदा ले लेते था जो अनपढ़ था। देख लिया, इसे कहते हैं दिमाग। क्योंकि कैलेंडर वो बंदा भी लेता था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसी कारण की वजह से जो ब्रिटिश पीपल थे वो लोग क्या करते थे, कैलेंडर में एडवर्टीजमेंट देते थे, न्यूज़पेपर में नहीं, मैगजीन में नहीं, कैलेंडर में। क्यों? क्योंकि कैलेंडर को पढ़ा लिखा आदमी भी लेता था और अनपढ़ आदमी भी ले लेता था। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कैलेंडर वर यूज्ड इवन बाय द पीपल हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, याद रखिए। इसीलिए ब्रिटिश पीपल थे वो कैलेंडर में एडवर्टीजमेंट देते थे। क्यों? क्योंकि कैलेंडर हर कोई ले लेता था। सुन रहा है ना तू? सुन। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। सर मोहब्बत से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेस लेबर शॉर्टेज इन द 19th सेंचुरी। ये सर देख रहे हैं, ये कोई नारी है, हाँ ये कोई नारी है और तंबूरा लेके खड़ी हुई है। तो अब ये देखिए, अब आप समझ जाइए ये कहाँ का सीन है। आपको तो सिर्फ पता ही होगा, एक ही जगह का सीन है। दिस इज कॉल्ड नन अदर देन अमेरिका। ये अमेरिका का ही है ना, ठीक है। तो अमेरिका का है, तो कहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गई थी? लेबर शॉर्टेज वाज इन द अमेरिका। अमेरिका में ही लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? 19th सेंचुरी में। सर आप समझिए 19th सेंचुरी मतलब पुरानी बात में अगर कहीं पे बिजनेस धंधा उंधा चलता था तो अमेरिका में धंधा चलता था। अमेरिका में इंडस्ट्री फैक्ट्री लगती थी। अरे भाई, जहां फैक्ट्री लगेगी शॉर्टेज भी लोगों की वहीं होगी ना। जहां फैक्ट्री नहीं है वहां किस बात की शॉर्टेज? दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो भी काम हो जाएगा। जस्ट बी जॉयफुल एंड बी कॉमन सेंसफुल पर्सन।
याद रहेगा सरकार, क्योंकि पहले के टाइम पे जो अमीर कंट्रीज थे वहीं पे तो बिजनेस फैक्ट्रीज लगती थी, और जो वहीं पे फैक्ट्री लगती थी तो शॉर्टेज भी वही होगी। दिस इज कॉल्ड अमेरिका नन अदर देन। ठीक है सरकार। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए 10 रुपए का। आप मुझे अगर सही जवाब देंगे तो बता दीजिएगा, मैं आपको 10 रुपया भेज दूंगा। व्हाट डू यू मीन कार्डिंग? अब याद देखिए, कार्डिंग का मतलब क्या है, कार्डिंग का मतलब क्या है, कार्डिंग का मतलब क्या है, आप समझिए जरा। कहता है इन स्पिनिंग, अ वेविंग, इन अ कॉटन वुड, इन अ कॉटन वुड, इट्स विजिबल टू यू। देखिए पहला इन स्पिनिंग वेविंग इन विच कॉटन एंड वुड्स फाइबर आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग। सर एक चीज ध्यान में रख लीजिए, कहता है कार्डिंग का मतलब होता है इन विच कॉटन एंड वुड फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग। सर ये रहा, इसमें देखिए जिसमें कॉटन के और वुड फाइबर प्रिपेयर किए जाते थे, किस लिए, स्पिनिंग के लिए, गोल गोल घूमने के लिए। सर ये रहा, आप इंस्ट्रूमेंट इसका देख लिए, इसी को ही हम बोलते हैं कार्डिंग। सर ये देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड कार्डिंग। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, दिस इज कॉल्ड कार्डिंग। ये रहा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता था, यही कार्डिंग है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता था, कॉटन और वुड के जो फाइबर होते थे प्रिपेयर करते थे स्पिनिंग होने के लिए, गोल गोल घूमने के लिए, यही का मतलब है कार्डिंग। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था, आप ऐसा समझ लीजिए, जिसमें कॉटन, जिसमें कॉटन, जिसमें कॉटन, जिसमें कॉटन और वुड के क्या, वुड के फाइबर्स यूज होते थे स्पिनिंग के लिए, से कहते हैं कार्डिंग। फोटो ये रही, दिल में और दिमाग में दोनों में देख लीजिए। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, हु प्रोड्यूस द मैजिक बुक डाउन ऑफ द सेंचुरी? ओके, किसने प्रोड्यूस किया था? सर ये रहा मेरा दोस्त, नहीं मेरे दोस्त नहीं है, हेलो माय फ्रेंड। देखते हैं आगे, देखिए ये डाउन ऑफ द सेंचुरी, हाँ यही है, तो उनकी शायद यही बुक है। ये कोई मैजिक किताब थी, मैजिक मतलब बोले तो जादूगर। हाँ, तो ये किसने लिखी थी? आई थिंक यही है ना, हाँ किसने प्रोड्यूस करी थी, तो किसने प्रोड्यूस करी थी, तो इनका नाम यहाँ पे ढूंढ रहे अपन लोग, इधर है कुछ। सर ये रहा, कैन इट्स विजिबल इन द कैमरा, और ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये उल्टा लिखा हुआ सर, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ। अरे बड़ा भी तो नहीं होगा, द नेम इज E.T. पॉल। E.T. पॉल ने ही जादू कर दिया था, याद रहेंगे ना, जादू किसने किया था सर, E.T. पॉल ने जादू कर दिया था। तो मैजिक वाली किताब सिर्फ इसने लिखी थी, पॉल जी ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि मस्त मुझे सर, नमस्ते आपको। ठीक है, E.T. पॉल जी ने ही ये डाउन ऑफ द सेंचुरी बुक लिखी थी, तो आप याद रखिए E.T. सर ये मस्त, यहाँ पे कुछ तिलस्म भी तो है, आप देख लीजिए एक बार, निगाहों में देखेंगे दिल में याद आ जाएगा, दर्द में भी वो लोग मुस्कुरा जाते हैं। आप समझिए जरा, E.T. पॉल, ठीक है सर, ये पॉल जी ने ही लिखी थी डाउन ऑफ द सेंचुरी। बेबी काम डाउन। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, सिर्फ 12 रुपए का। हु सेट द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता? नमस्ते सर आपको। अब आप ये समझिए जरा, पहली जूट मिल इन्होंने, भाई साहब इंडिया में पहली जूट मिल इन्होंने सेट कर दी। कमाल के ही आदमी होंगे सर, इनके देखिए ये सब इतने सारे मेडल वेडल भी दिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन थे? GD बिरला? नहीं सर, टाटा बिरला वाले बंदे नहीं थे, टाटा बिरला याद रख लीजिए, टाटा बिरला नहीं थे, जमशेद जी टाटा थे। जितने भी टाटा और बिरला है वो नहीं होंगे, याद रख ले, नो टाटा नो बिरला। और अगला ये कोई भी टैगोर भी नहीं होगा भाई साहब, टैगोर एगोर देवता इंसान थे, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर ना जी ना, जमशेद जी टाटा नहीं 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 नहीं, नहीं। GD बिरला ना 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 ना। फिर कौन होगा? सिर्फ एक जूट मिल। आपसे भी पूछेगा पहली जूट मिल कहाँ स्टेब्लिश की गई थी, बेहोश कर देगा तेरे को, याद रख ले, कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि तो जूट वहां लगाएगा ना जहां आने जाने की सुविधा हो। पुराने जमाने में आने जाने की सुविधा सिर्फ पानियों की थी, तो कलकत्ता शहर जो समुद्र के किनारे है, माल को आने और ले जाने के लिए रास्ता बन जाता था पानी के जरिए, क्योंकि पुराने टाइम पे हम पानी में ही आना जाना करते थे, इसीलिए पहली फैक्ट्री कलकत्ता में लगाई गई थी। और किसने लगाई थी? सुन ले, एक ही आदमी है, वो रहा इनका फोटो, द नेम इज सेठ हुकुम चंद। ठीक है सर, आप बताइए, फैक्ट्री तो वही लगाएगा ना जिसका हुक्म चलता हो। सोचिए, जिसका हुक्म ही नहीं चलेगा फैक्ट्री क्या लगाएगा? दादा हुक्म जिसका चलेगा ना, बोंगली मी बोंगली। ठीक है, हुक्म उसी का चलेगा जो फैक्ट्री लगाएगा, मतलब जिसका हुक्म चलेगा वही तो फैक्ट्री लगाएगा, और जिसकी फैक्ट्री चलेगी उसी का हुक्म चलेगा।
तो हमें सीधी बात है, ठीक है सरकार। हुकुमचंद, द नेम ऑफ द पर्सन हुकुमचंद जो होगा वही फैक्ट्री लगाएगा। सर मुस्कुरा रहे हैं, देवता इंसान है, ठीक है। हुकुमचंद, हुकुमचंद चंद जी का क्या चलता है, हुकुम, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी कहाँ, कोलकाता में, मी बोंगल इशू, ठीक है। वाई डिड द वीवर्स सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रॉ कॉटन, कहता है कि आप बताइए जो वेवर जो बुनने का काम करते थे उन्हें परेशानी होती थी, किस बात की परेशानी होती थी, रॉ कॉटन की। रॉ मतलब होता है कच्चा माल, कच्चा माल को कहते हैं रॉ मटेरियल। तो उन्हें क्यों परेशानी होती थी? द ऑप्शंस आर द कॉटन क्रॉप पेरिस्ड, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज, लोकल मार्केट श्रैंक, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। तो आपको ये बताना है कि जो वेबर्स हुआ करते थे वो उन्हें परेशानी क्या होती थी, किस बात से उन्हें, इसमें से क्या कारण थे कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट, कि उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था। तो आपको ये जल्दी से बताना है, आप बताइए तो क्या हो सकता है। द कॉटन क्रॉप पेरिश्ड, द कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज, द कॉटन। सर द करेक्ट ऑप्शन यही होगा, बी वाला होगा, कि कॉटन का जो एक्सपोर्ट होगा ना वो इंक्रीज कर दिया गया होगा, इसी की वजह से ही उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए, अगर यहाँ से ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होकर दूसरे कंट्रीज में जाने लग जाएगा तो आपको पता है यहाँ के लोगों को कॉटन नहीं मिल पाएगा, तो कॉटन नहीं मिलेगा, उन्हें परेशानी हो जाएगी, ठीक है सर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक बार देखिए सर। What was the reason behind new merchants not to set up businesses in a town of Europe? याद रख लीजिए, मान लीजिए एक टाउन है जहां पे आपको धंधा करना है, जहां पे आपको बिजनेस लगाना है, तो लेकिन जहां पे भी आप बिजनेस लगाएंगे, अपना जो भी बिजनेस लगाएंगे, उस एरिया में उसी टाइप का बिजनेस पहले से भी तो चल रहा होगा ना, और वो कंपनी ये कतई नहीं चाहेगी कि उसके इलाके में आप जाके उसी के टाइप का बिजनेस वहां पे सेट कर दें। अगर आप सेट कर देंगे तो उसकी जो लोग खर्च की सेलिंग है वो कम हो जाएगी ना। कोई भी कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहती है। कारण भी यही था कि यूरोप में कभी भी कोई नया बिजनेस इसीलिए नहीं लगा पाता था क्योंकि जो लोग वहां पे पहले उसी टाइप का बिजनेस करते थे ना वो लगाने ही नहीं देते थे। उनकी पकड़ वहां पे बहुत तगड़ी थी, इसी वजह से कोई नया धंधा कर ही नहीं पाता था। ठीक है सरकार, तो अब हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द माय ऑप्शन। ठीक है, द रूल्स बिकम द बैरियर, ऐसी बात नहीं है सरकार, रूल सबके लिए सेम, अगर रूल बैरियर बनते तो कोई नहीं लगा पाता वहां पे, तो ऑप्शन इज गलत। स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टेड एनी बिजनेस, सर वो कहता है ये बिजनेस है सर, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो कहता है कमी हो जाती थी क्या किसी प्रोडक्ट की, नहीं सर ये भी कारण नहीं था। अभी मैंने बताया ना, अगर कहीं पे बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो वहां का जो पहले से बिजनेस कर रहा है उसी टाइप का वो आपको लगाने नहीं देगा, तो सर यही कारण है। द पावरफुल ऑफ ट्रेड गुड्स एंड अर्बन क्राफ्ट मेड इट डिफिकल्ट। ठीक है ना, गुड्स का मतलब होता है सरकार कि ऐसे लोग जो एक ही टाइप का धंधा करते, एक ही टाइप का बिजनेस करते हों, तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी नया बंदा आके वहां पे लगाए, क्यों, क्योंकि बहुत पावरफुल थे। ठीक है, गुड्स ट्रेड जो थे ना सर वो बहुत पावरफुल थे और वो नए बंदे को आके वहां पे लगाने नहीं देते थे। दैट इज द मेन रीजन फॉर सर, इसीलिए यूरोप में कभी भी कोई भी नया धंधा नहीं शुरू कर पाता था। याद रख लीजिए, ये आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि कहाँ के जो एक ही टाइप के बिजनेस करने वाले बंदे थे बहुत स्ट्रांग थे जिसके कारण वहां पे कोई भी नया मर्चेंट धंधा नहीं कर पाता, तो आप बोलेंगे यूरोप 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 बेबी। अगला कहता, विच वॉर कॉज्ड न्यू प्रॉब्लम फॉर इंडियन वेवर्स। इंडियन के जो वेबर्स थे, इंडियन के जो लोग थे बुनाई उनाई करते रहते थे, उनके लिए किस वॉर ने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। सिर्फ एक ही वॉर थी सर, दिस इज कॉल्ड नन ऑफ दिस। कभी भी आंसर नहीं होता, सुन ले सुरेश, याद रख ले, कभी भी मार्क नहीं करेगा, खा कसम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं सरकार, वर्ल्ड वॉर नहीं है यार, वर्ल्ड वॉर तो बहुत तगड़े तगड़े होते, तो उनकी बात तो दूसरी थी। सिर्फ एक ही वॉर में हमें तकलीफ हो गई थी, वो था अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका का जो सिविल वॉर थे उसी के कारण थे जो इंडियन के वीवर्स को परेशानी होना शुरू हो गई। सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री में वहां के लोग आपस में ही लड़ने लग जाएं, उसे सिविल वॉर बोलते हैं। सुन रहा है ना तू, सुन ले।
ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया के लोग आपस में लड़ने भिड़ने लग जाए, सिविल वॉर है ना, दैट्स कॉल्ड सिविल वॉर। तो अमेरिका में सिविल वॉर होने लग गया था ना, इसी कारण की वजह से इंडिया के व्यूवर्स को परेशानी होने लग गई थी। ठीक है सरकार, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजें उनसे भी लिंक करती है ना। अगर आपको पड़ोसी को दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होना शुरू होगी ना, क्योंकि उनके इधर कुछ चलेगा। मान लीजिए कोई गाना बजा रहा है और किसी को पढ़ना है, दिक्कत तो होगी ना सर। समझते हैं, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट है सर। ये मैं आपको ऑप्शन वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द होमवर्क। आप इसका आंसर टाइप करेंगे, प्लीज टाइप कीजिए, ताकि एटलीस्ट एक तो याद रहे, एक तो याद रहे। मैं इसका देखूंगा, मैं इसके आंसर देखूंगा, और जब भी मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करूंगा सर, मैं उस बच्चे के लिए उस बच्चे का मैं सर आपको बताऊंगा कि किन बच्चों ने वो कमेंट किया हुआ था। एक बार आप इसका आंसर प्लीज मुझे टाइप करके भेजिए, ठीक है सरकार, एक बार, सिर्फ एक बार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर मोहब्बत से।